चलो ध्यान दो, आज के क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है, जरा उसके बारे में जानने से पहले ये जान लें कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब फाइनल अकाउंट जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो चीजों के लिए बनाया जाता है। एक तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने के लिए और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा इनकम कमा रहा है, कैसा एक्सपेंस कर रहा है, उसको परफॉर्मेंस बोलते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक इनकम स्टेटमेंट बनाते थे। परफॉर्मेंस को जानने के लिए क्या बनाते थे? इनकम स्टेटमेंट बनाते थे। और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए क्या बनाते थे? पोजीशन स्टेटमेंट बनाते थे। बोलो ना, पोजीशन स्टेटमेंट बनाते थे। तो जल्दी से बोलना कि सर जो इनकम स्टेटमेंट हम लोग बनाते थे, उस इनकम स्टेटमेंट में दो अकाउंट बनता था। दो अकाउंट बनता था ना, एक को ट्रेडिंग अकाउंट कहते थे तो दूसरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते थे। और पोजीशन स्टेटमेंट में क्या बनता था? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, जिसका नाम था बैलेंस शीट। तो जल्दी से बताना कि इस तीनों में से हम लोग को तीन चीजें पढ़नी है फाइनल अकाउंट में। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। तो इसमें से हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट को बहुत अच्छे से निपटा दिया है, पढ़ लिया है। बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट खत्म है। आज के क्लास में हमें क्या शुरू करना है? अपना इनकम स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर से बोलो, इनकम स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा जिसका नाम है इनकम स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा, मतलब दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमें आज के क्लास में पढ़ना है। तो शुरू किया जाए, लेट्स बिगिन। चलिए ध्यान दीजिए। चलो सभी लोग बोर्ड पर देखेंगे। आज का हमारा हेडिंग है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सभी लोग बोर्ड पर देखेंगे। आज का हमारा हेडिंग है प्रॉफिट। चलिए और मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा और समझते चलिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जल्दी करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जल्दी करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ध्यान दो, क्या है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्यों बनाते हैं, ये जानने के लिए हम लोग इसको लिखेंगे। जैसा कि आप सभी ने अभी अभी देखा और कहा भी कि सर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, वो इनकम स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है, यही ना आपने कहा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इनकम स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है, तो इसी को डेफिनेशन में हम लोग यूज करेंगे। इसी वर्ड को लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट is the second part, is the second part, profit and loss account is the second part of, किसका second part है? इनकम स्टेटमेंट का, इनकम स्टेटमेंट का second part है, which is prepared, जिसको बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, कोई बताएगा? which is prepared for, या ऐसे लिखिएगा, which is prepared to क्या जानने के लिए बनाया जाता है सर? नहीं, विच इज आप लोगों से पूछना चाहेंगे। जब आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं। यस, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को जानने के लिए। उसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या जानने के लिए बनाते हैं? तो लिखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो द नेट प्रॉफिट। क्या जी? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। आया क्या बात समझ में? बोलो, बात समझ में आएगा? बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। किसी को दिक्कत? बोलो, किसी को दिक्कत? बोलो ना। तो समझ में आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? तो जरा ध्यान से सुनना, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने के लिए हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सर ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मतलब प्रॉफिट और लॉस ही तो है, प्रॉफिट लॉस ही तो है। अब प्रॉफिट लॉस निकलता कैसे है? तो मैचिंग कंसेप्ट में मैंने पढ़ाया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कि एक्सपेंसेस को रिवेन्यू के साथ मैच किया जाता है, और अगर उसमें इनकम ज्यादा हुआ, रिवेन्यू ज्यादा हुआ, तो रिजल्ट निकल के आएगा नेट प्रॉफिट। लेकिन अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हुआ तो रिजल्ट निकल के आएगा
नेट लॉस। तो सिंपल सी बात है सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेगा, इनकम्स को रिकॉर्ड करेगा, जिसका रिजल्ट या तो प्रॉफिट या तो लॉस निकल के आएगा। तो आप लोगों से सवाल पूछते हैं, बताइएगा कि वो कौन सा अकाउंट होता है जिसमें हम लोग एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन्स को रिकॉर्ड करते हैं? बोलो, वो कौन सा अकाउंट होता है जिसमें हम लोग एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन्स को रिकॉर्ड करते हैं? बोलो ना। नॉमिनल अकाउंट होता है सर। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है क्या? ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्या? बोलो ना। तो लिख दे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, बोल सकते हैं ना? अरे ऐसा बोल सकते हैं ना जी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है सर। तो लिख दे नॉमिनल अकाउंट। चलिए ध्यान दीजिए, अब जब नॉमिनल अकाउंट है तो आप लोगों से पूछना चाहेंगे, नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल भी तो फॉलो होगा। बोलो ना, नॉमिनल अकाउंट का रूल भी तो फॉलो होगा। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्लियर है बात? मतलब जो भी डेबिट में जो भी एक्सपेंसेज और लॉसेज होंगे उन सबको डेबिट साइड में लिखेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और जो भी इनकम्स और गेन्स होगा उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, मतलब आय और लाभ को क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। क्लियर है बात? बोलो कोई डाउट? तो चलो, इतना अगर हम लोग जान गए तो आइए फटाफट हम लोग अब जान लेते हैं कि सर ये इनकम स्टेटमेंट का जो दूसरा पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको बनाते कैसे हैं, मतलब इसका फॉर्मेट कैसे होता है। तो जल्दी से फॉर्मेट सीखिए हमारे साथ, साथ साथ लिखते चलिएगा और समझाते हैं तो समझते भी चलिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो ना, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे फॉर्मेट होगा सर? तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट होता था सेम टू सेम वैसे ही होगा, सेम टू सेम वैसे ही होगा। समझ गए क्या? बोलो ना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट होता था सेम टू सेम वैसे ही होगा। सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट का जैसे होता था वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस का भी होगा। तो किसी को याद है क्या ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट? अभी पढ़े हैं कल के क्लास में, है ना? आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, आप सभी लोग गौर से देखिएगा। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं क्योंकि कुछ समझाना है। आप लोग जरा सा रुक जाइएगा, और बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाले हैं। ध्यान से देखिए, ये है ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए ये है ट्रेडिंग अकाउंट, और जरा मेरे साथ बताइएगा जल्दी से सभी लोग कि ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते थे सर तो उसका फॉर्मेट कैसा होता था? कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, बोलो। और इधर हम लोग लिखते थे टू, बोलो ना, क्या? यस सर, ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखते थे? टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद क्या लिखते थे? टू नेट परचेज लिखते थे ना? अरे और बोलो आगे, टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जल्दी से बोलो। और बाई नेट सेल्स, यही लिखते थे ना? उसके बाद बाई क्लोजिंग स्टॉक। कोई दिक्कत किसी को? अब दोनों को कंपेयर करते थे, और अगर क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड ज्यादा होता था तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था। तो मान लो इस क्वेश्चन में भी क्या है, जो फॉर्मेट अभी सामने दिखा रहा है, इसमें भी मान लो क्या, मान लो कि तुम्हारा क्रेडिट साइड ही ज्यादा है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और जब ग्रॉस प्रॉफिट रिजल्ट निकलेगा तो लिखेंगे किधर? टू, बोलो ना, डेबिट साइड में लिखेंगे ना, टू ग्रॉस प्रॉफिट। और जितना रुपया भी कम होगा डेबिट साइड में उतना रुपया लिख देंगे ताकि दोनों तरफ क्या हो जाए? बराबर हो जाए। कोई डाउट किसी को? अब यहीं से शुरू हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा सर। यहां से आपका शुरू हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यहां लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, जिसके भी बुक में बनाना होगा, क्या बनाना है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहां लिखेंगे फॉर द ईयर, बोलो ना,
एंडेड ऐसा लिखते थे ना, जो भी डेट होगा साल का अंतिम दिन वो दिन लिख दिया जाएगा और उसके बाद फॉर्मेट को खींच लिया जाएगा। तो चलिए फॉर्मेट जरा गौर से सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे अच्छे से। वैसे देखना क्या है सर, कुछ खास है नहीं, क्योंकि हमने कहा कि जैसा आप लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक उसी प्रकार से बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। ये बात समझ में आया सबको? ये बात सबको समझ में आया? बोलो। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा डेबिट साइड पार्टिकुलर, बोलो। उसके बाद बोलेगा कोई यहां पर अमाउंट, उसके बाद पार्टिकुलर, उसके बाद ये क्रेडिट साइड का अमाउंट। कोई दिक्कत किसी को? चलो इधर टू साइड और इधर बाई साइड। अब आप लोगों को हम क्यों, जरा समझिएगा, यहां पर आप लोगों को समझाना है हम क्यों आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बना करके पहले दिखाएं, क्योंकि कुछ बताना था इंपॉर्टेंट। अब सभी लोग जरा ध्यान से देखिए, दिख रहा है क्या बोर्ड पे आपके? आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग लेजर चैप्टर पढ़े हैं ना, जर्नल से लेजर। लेजर में सीडी के बाद बीडी होता था, याद है क्या किसी को? तो सीडी के बाद बीडी किधर और कैसे होता था, कोई बताएगा? और कितने अमाउंट से होता था? जिधर कम होता था उधर सीडी, उसके बाद जितने रुपए से कम होता था उतने रुपए सीडी कर देते थे। उसके बाद बोलो क्या होता था उसके बाद? सीडी के बाद इक्वल करते थे, उसके बाद बीडी करते थे। किधर और कैसे? जिधर सीडी हुआ है उसके ऑपोजिट साइड में, उल्टा साइड में क्या करते थे? बीडी। और कितने रुपए से? जितना रुपया से सीडी हुआ है उतना ही रुपया से बीडी होता था। आप लोगों से पूछते हैं ट्रेडिंग अकाउंट दिख रहा है क्या बोर्ड पे? ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है, क्या उसको हम सीडी नहीं बोल सकते हैं? बोलो ना। जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है क्या उसको हम सीडी नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि जितना रुपया डेबिट साइड में कम हो रहा था उतना ही रुपया हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से दिखाया। और जब ग्रॉस प्रॉफिट सीडी के रूप में है तो उसका बीडी भी होगा, किधर होगा? तो तुरंत उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के तुरंत बाद क्या बनता है? तो सीडी हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में, उसका बीडी कहां होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किधर होगा? अगर सीडी हुआ है डेबिट साइड तो बीडी किधर होगा? क्रेडिट साइड। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं, जरा ध्यान देना, क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो अमाउंट है उसको यहां पर लाके पुट कर देना है? बोलो ना जी। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको इधर लाके लिख देना है। क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं? दिख रहा है क्या सबको? बोर्ड पर दिख रहा है ढंग से? सीडी से बीडी ऐसे ही ना होता था? बोलो ना। यही वाला अमाउंट ना लाके यहां भी लिखेंगे हम लोग, बोलो। यही वाला ना अमाउंट लाके लिखेंगे जी हम लोग, बोलो। कोई दिक्कत? हाँ जी। बोलो ये वाला अमाउंट यहां पर समझ में आ रहा है? तो इसको लिख दिया जाए। कैसे लिखोगे? बाई ग्रॉस प्रॉफिट। और रुपया जितना वो था उतना ही रुपया यहां पर। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? सीडी से बीडी कैसे हुआ ये ध्यान में रहेगा। चलो तो जरा उल्टा पूछते हैं। अब जरा उल्टा पूछते हैं। मान लो कि ट्रेडिंग अकाउंट में अगर डेबिट साइड ज्यादा हुआ होता और क्रेडिट साइड कम हुआ होता तो रिजल्ट क्या निकल के आता? बोलो रिजल्ट क्या निकल के आता? ग्रॉस लॉस। और उसको कहां लिखे होते ट्रेडिंग अकाउंट में? क्रेडिट साइड में। कैसे लिखे होते? बाई ग्रॉस लॉस। और जितना अमाउंट कम होता क्रेडिट साइड में उतना रुपया लिख दिया जाता। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाई ग्रॉस लॉस लिखे होते तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां जाता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां जाता? डेबिट साइड जाता। क्या ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते हैं? ये इधर आता यहां पे, बोलो बोल सकते थे ना। और इसका अमाउंट जो है वो यहां लिखते हम लोग। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ऐसे ही नहीं किया जाता जी। सीडी से बीडी अपोजिट साइड में होता है सेम अमाउंट से, तो वही तो हो रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस वैसे ही ट्रांसफर होता है पहले।
लॉजिक समझ गए? उसके बाद जब ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जब ट्रांसफर हम लोग कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तब हम लोग ढूंढते हैं क्वेश्चन में कि अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन कौन सा आइटम दिया है उसको लिखा जाए। लेकिन पहले क्या लिखेंगे? या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। जो भी आया होगा रिजल्ट में, ट्रेडिंग अकाउंट के रिजल्ट में जो भी आया होगा, चाहे ग्रॉस प्रॉफिट आए चाहे ग्रॉस लॉस आए, पहले हम लोग उसी को लिखेंगे। इतना बात क्लियर? इतना बात क्लियर? और मान लो क्वेश्चन तुम बनाने गए, फ्रंट पे ही ऊपर में अगर ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस नहीं दिखा तो क्या करोगे? तो एक लाइन छोड़ दोगे। सिंपल सी बात सुन लो, एक लाइन छोड़ दोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक लाइन छोड़ दोगे, क्योंकि तुमको पता है कि ऊपर में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। और जब भी क्वेश्चन में जहां भी मिलेगा उठा के उसको ऊपर में लिख दोगे टॉप पे। आया बात समझ में? इतनी बात समझ में आई क्या? नहीं आई समझ में? बोला करो, ठीक है? क्योंकि बोलने से सब होता है। वेरी गुड। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब चलो यहां से शुरू हो जाता है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जर्नी। तो शुरू किया जाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की यात्रा। तो चलो ध्यान से सुनो। जैसा कि हमने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सुनना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। मालूम है ना कैसे नॉमिनल अकाउंट है? क्योंकि उसमें एक्सपेंसेज, लॉसेज, इनकम्स और गेन्स को लिखे जाते हैं। तो जब एक नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल भी तो फॉलो होगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब सारे के सारे एक्सपेंसेज और लॉसेज को कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। लेकिन सारे के सारे इनकम्स और गेन्स को कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर? अब चलो ध्यान से सुनो। तो सर एक्सपेंसेज और इनकम्स को लिखना है, यही ना? ट्रेडिंग अकाउंट जब हम लोग बना रहे थे, सब लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से ट्रेडिंग अकाउंट। जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे तो उसमें भी तो एक्सपेंसेज और इनकम्स को हम लोग लिख रहे थे। लेकिन याद करो ना, वो डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ करता था। कैसा एक्सपेंस? वो कैसा एक्सपेंस हुआ करता था? डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ करता था और डायरेक्ट इनकम्स हुआ करते थे। यानी कि हमने ये कहा कि एक्सपेंसेज और इनकम्स को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। ये बात समझ में आया क्या? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये दो तरीकों से हमने एक्सपेंसेज और इनकम को बांट दिया। तो अगर डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम को ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिए हैं तो बचा कौन? इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम। तो सिंपल है सर, एक्सपेंस को डेबिट में लिखना है, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डेबिट में लिख देंगे और इनडायरेक्ट इनकम को क्रेडिट में। काम खत्म। तो लिखो ना यहां लिखेंगे बाय ऑल इनडायरेक्ट, बोलो ना, ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स। और इधर हाँ, कहने का अर्थ यह है कि यहां पर जितने भी इनडायरेक्ट इनकम्स होंगे उन सबको लिख दिया जाएगा, है ना? सबको लिख दिया जाएगा। बोलो, जितने भी लाइन से होंगे सबको लिख दिया जाएगा, सबका अमाउंट लिख दिया जाएगा। आ रहा बात समझ में? बोलो ना। और डेबिट साइड में ऑल नहीं, ऊपर तो एक लाइन छोड़ना था, हमने बताया था क्यों छोड़ना था। टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, बोलो कोई दिक्कत? और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो सकते हैं उन सबको यहां पर लिख दिया जाएगा। आ रहा बात समझ में? बोलो ना। और फिर से वही बात चेक करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है तो चेक किया जाएगा कि सर क्रेडिट साइड ज्यादा है कि डेबिट साइड ज्यादा है, क्योंकि क्रेडिट साइड में हमने सारे इनकम्स और गेन्स को लिखे हैं। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट। क्रेडिट साइड का मतलब इनकम साइड, क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा मतलब इनकम ज्यादा है, और इनकम ज्यादा है तो रिजल्ट क्या निकलेगा? प्रॉफिट। और उस प्रॉफिट को कौन सा प्रॉफिट बोलेंगे? नेट प्रॉफिट बोलेंगे। कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। समझ गया? ग्रॉस का मतलब है कि अभी उसमें कुछ चीजों को माइनस करना बाकी है। वो चीजें कुछ कौन सी है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, जो कि यहां आके माइनस होता है। तो यहां आके जब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज भी माइनस हो जाएंगे तो अब कुछ बचा क्या माइनस करने के लिए? डायरेक्ट पहले ही कर दिए थे, इनडायरेक्ट यहां पर कर दिया तो अब कुछ बचा क्या? नहीं। तो अब जो प्रॉफिट बचेगा उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट, यानी शुद्ध लाभ बोलेंगे। अब कौन सा लाभ आएगा? शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट आएगा। वो आप अपने घर लेके जा सकते हैं। आया बात समझ में? आया बात समझ में? तो हमने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मतलब इनकम वाला साइड अगर ज्यादा हुआ, डेबिट साइड यानी एक्सपेंस वाले साइड से, तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा?
रिजल्ट क्या निकल के आएगा? अरे बोलो, नेट प्रॉफिट। अगर इनकम वाला साइड फिर से दूर आते हैं, ध्यान दो इधर पीछे, अगर क्रेडिट साइड यानी इनकम वाला साइड अगर ज्यादा है, इनकम साइड ज्यादा है तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? अरे कमाओगे ज्यादा तो प्रॉफिट होगा ना, तो रिजल्ट निकलेगा नेट प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है, मान लो अगर डेबिट साइड ज्यादा है मतलब एक्सपेंस वाला साइड ज्यादा है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? नेट लॉस। कोई दिक्कत किसी को? बोलो ना। तो चलो फिलहाल हम यहां मान के चलते हैं कि हमारा क्रेडिट यानी इनकम वाला साइड ज्यादा है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट। रिजल्ट क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट। और बताओगे उसको कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड ज्यादा है का मतलब डेबिट साइड कम है, और डेबिट साइड कम है लास्ट में हम लोग करते हैं बराबर, तो डेबिट साइड कम है तो सीडी के रूप में डेबिटेड साइड में ना लिखना पड़ेगा जी, क्योंकि दोनों तरफ क्या होना चाहिए? इक्वल। और क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड ज्यादा है का मतलब डेबिट साइड कम है, तो डेबिट साइड अमाउंट पूरा करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? डेबिट साइड में टू नेट प्रॉफिट। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे, यहां क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट लिखेंगे। लॉजिक समझ में आया क्या? तो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। बस समझ में आया क्या? लेकिन जिस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोगों ने डायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेज को देखा था और उनमें ढेर सारे आइटम्स हम लोगों ने सीखा था, ठीक उसी प्रकार से यहां पर ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में भी हम लोग ढेर सारे आइटम को सीखेंगे कि सर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में कौन कौन से एक्सपेंसेज आएंगे, खूब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम चाहते तो वो आइटम्स भी यहां लिख सकते थे, बट फॉर्मेट बहुत लेंदी हो जाता है कि नहीं। फॉर्मेट को सिंपल रखने के लिए हमने हेडिंग लिख दिया केवल। अब उस हेडिंग्स को मतलब ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज जो नाम का हेडिंग है उसको अब अलग से फॉर्मेट के बाहर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा तरीका है ये, है कि नहीं, कि फॉर्मेट सिंपल रहता है समझने के लिए। चलो सर, वैसे किताब में इस प्रकार से नहीं लिखा रहता है, किताब में तो पूरा देखे थे ट्रेडिंग अकाउंट में पूरा आइटम फॉर्मेट में ही दे देता है। मुझे लगता है कि अगर पूरा आइटम हम फॉर्मेट में ही लिख दे तो फॉर्मेट बहुत लेंदी बन जाएगा। फॉर्मेट को जितना सिंपल हो उतना रखना चाहिए, है ना। अब उसका एक्सप्लेनेशन जानना है आपको तो उसके बाहर लिख लीजिए अलग से एक्सप्लेनेशन। क्लियर है ना? तो चलो आगे शुरू करें, बोलो आगे शुरू करें। तो चलो ध्यान दो। अच्छा, इसका ठीक उल्टा हम एक बार पूछना भूल ही गए। मान लो अगर डेबिट साइड ज्यादा होता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और डेबिट साइड ज्यादा होता तो इसका अर्थ क्या हुआ? एक्सपेंस ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है। बोलो, खर्चा ज्यादा होने का मतलब लॉस आएगा, तो क्या लिखेंगे उसको? नेट लॉस। और कहां लिखेंगे? किस साइड में? क्रेडिट साइड में आके लिखेंगे बाई नेट लॉस। क्लियर है बात? इतना आगे बढ़ सकते हैं अब। चलो तो सर यहां हम लोगों को सीखना क्या है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है उसमें क्या क्या आते हैं, यही सीखना है ना। अरे बोलो ना भाई, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आते हैं यही सीखना है ना। तो चलो अब हेडिंग बनाओ। किस बात का हेडिंग? अच्छा चलो पहले वही समझ लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। हेडिंग बनाओ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। हेडिंग बनाओ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। अभी तक फॉर्मेट नहीं बनाया है, क्या कर रहे थे तब से? जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करो, किसी को दिक्कत तो नहीं? तो ध्यान दो, अगर आप लोगों ने फॉर्मेट क्लियरली सीख लिया होगा तो अब फॉर्मेट में जो ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं उनको डिटेल में जानना है कि सर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में कौन कौन से एक्सपेंसेज आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष खर्च।
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज मतलब अप्रत्यक्ष खर्च। डायरेक्ट एक्सपेंस लिखे थे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना सर। डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष खर्च। क्लियर है? तो चलो, जो ये अप्रत्यक्ष खर्च यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं सर? तो ये होते हैं, जान लीजिए आप लोग, 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो आप लोग कैसे लिखिएगा? मेरे पास तो जगह की कोई अब कमी नहीं है क्योंकि हम तो डिजिटल फॉर्म में है सर, लेकिन आप लोग कैसे जगह मैनेज कीजिएगा? कॉपी पे 5 प्रकार से लिखना है सर। 5 प्रकार का होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। और वो 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? तो लिखेंगे नाम सबका। पहला है एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेज। एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेज, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेज, समझिए बात। तो पहला हो गया एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेज। दूसरे वाले को हम नीचे लिख देते हैं ऐसे। दूसरे वाले को हम ऐसे नीचे लिख देते हैं। यहां लिख देते हैं दूसरा नंबर। चलो ध्यान दो, दूसरा नंबर क्या है सर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नाम जान लीजिए क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। तीसरा हो जाएगा आपका फाइनेंशियल एक्सपेंसेज। आवाज करना है जी, तो बाहर जा सकते हो, अच्छा माहौल है बाहर, क्लास नहीं है ना। तीसरा हो गया फाइनेंशियल एक्सपेंसेज। ऐसे ही फिर हम चौथे वाले को भी नीचे कर देते हैं। चौथा नंबर आपका हो जाएगा एक्सपेंस हो जाएगा, देखो ध्यान दो, एबनॉर्मल एक्सपेंसेज। एबनॉर्मल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज, ठीक है। और लास्ट और पांचवा हो जाएगा, डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेज। डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेज, समझ गए बात? डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेज, क्लियर है बात? डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेज, ये पांच जो है एक्सपेंसेज आप सभी को पढ़ना है, ठीक है सर? बोलो ना। पहला हो गया एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेज। दूसरा हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। तीसरा हो गया फाइनेंशियल एक्सपेंसेज। चौथा हो गया एबनॉर्मल एंड ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज। और पांचवा हो गया डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेज। बोलो समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, अब सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से। अब ये जो पहला और दूसरा है ना, ये जो पहला
और दूसरा है, इस दोनों को एक और नाम से जाना जाता है, पहले और दूसरे नंबर वाले को कहा जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। समझ गए बात? और उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा जो है, एक मिनट रुक जाओ बस, तीसरा, चौथा और पांचवा जो है उसको नॉन ऑपरेटिंग, क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से भी जानते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया बात? बोलो, समझ में आया ये बात? पहला और दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम से भी जाना जाता है, और उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। याद रहेगा ये बात? अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि इन पांचों में कौन कौन सी चीजें आती हैं। चलो देखो, जल्दी लिखो, थोड़ा फास्ट, आगे बढ़ना है, जल्दी करो, जल्दी करो। अच्छा, हिंदी में अगर जानना है तो सुनो, इस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेज को हिंदी में कहा जाता है कार्यालय तथा प्रबंध संबंधी व्यय। कार्यालय तथा प्रबंध संबंधी व्यय। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज को कहा जाता है विक्रय तथा वितरण संबंधी व्यय। ठीक है। तीसरा नंबर, फाइनेंशियल एक्सपेंस को हिंदी में कहा जाता है वित्त संबंधी व्यय। और चौथा नंबर, एबनॉर्मल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज को कहा जाता है असाधारण व्यय या अप्रचलित व्यय। और पांचवा नंबर, डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेज का अर्थ हुआ ह्रास एवं अन्य व्यय। तो हिंदी में भी चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला, कार्यालय तथा प्रबंध संबंधी व्यय, कार्यालय तथा प्रबंध संबंधी व्यय। दूसरा, विक्रय तथा वितरण संबंधी व्यय। तीसरा, वित्त संबंधी व्यय। चौथा, असाधारण व्यय या अप्रचलित व्यय। और पांचवा, ह्रास एवं अन्य व्यय। पांचों आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोलो। और बढ़िया, चलो आगे बढ़े। इतना लिख लिए। तो हमने कहा कि देखो, जो ये पहला नंबर है और ये जो दूसरा नंबर है, ये पहला और ये जो दूसरा है, इन दोनों को एक और नाम से जाना जाता है एक साथ। क्या नाम है सर? ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम से भी जाना जाता है। देखो, किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और उसके बाद जो तीसरा, चौथा और पांचवा है, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर और ये पांचवा नंबर, इन तीनों को, तीसरा प्लस चौथा प्लस पांचवा को नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। क्लियर है बात? बोलो ना। इसमें आ जाएगा पहला प्लस दूसरा, और इसमें आ जाएगा तीसरा प्लस चौथा प्लस पांचवा। समझ में आया क्या ये बात? जल्दी से लिख लो, ध्यान में रहेगा। अच्छे से फिगर बनाए हो ना सब लोग? बहुत बढ़िया। नहीं फिगर अगर बन पा रहा है इस तरीके से, तो आप सीधा सीधा लाइन भी लिख सकते हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे पांचों लाइन। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ज्यादा दिमाग अगर नहीं लग पा रहा है तो फिर क्या ही टेंशन देना है, प्रेशर देना है दिमाग को। ठीक है, मान लो और भी तो काम होगा दिमाग का यूज, नहीं और भी तो इस्तेमाल होगा और जगह पर, सब यहीं खर्च कर दोगे, है ना? समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, है ना जी सर? तो चलिए जल्दी से मेरे साथ लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले हम लोग पहला नंबर, क्या नाम है जी पहले नंबर का? बोलो। कार्यालय तथा प्रबंध संबंधी व्यय, एडमिनिस्ट्रेशन या एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस लिखा जाए। उसके बारे में, उसमें कौन कौन से खर्चे आते हैं लिखा जाए। तो चलो लिखते हैं, मेरे साथ साथ लिखते चलो। हेडिंग बनाओ, पहला नंबर हेडिंग क्या बनाओगे? बोलो। पहला नंबर हेडिंग बनाओ, एस्टेब्लिशमेंट। हेडिंग बनाओ, एस्टेब्लिशमेंट एंड
मैनेजमेंट एक्सपेंसेज, इस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेज। हेडिंग बनाओ। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बाबू, बोलो तो। हिंदी में इसको बोलते हैं कार्यालय तथा प्रबंध संबंधी व्यय। कार्यालय हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि हिंदी मीडियम वाले भी आसानी से समझ जाएं। कार्यालय तथा प्रबंध संबंधी व्यय। ये जो संबंधी शब्द हम लिखे हैं इसको आप थोड़ा इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे 100 के बाद आधा म है ना, संबंधी, ऐसे भी है। उसके बाद आधा न फिर थी संबंधी, ऐसे भी कुछ लोग लिखते हैं। बात देखिए हुआ संबंध कार्यालय तथा प्रबंध संबंधी व्यय, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या लिखेंगे हम, इसका हेडिंग बनाएंगे हम लोग कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। हेडिंग बनाएंगे हम लोग कि इसके अंतर्गत कौन कौन से खर्चे आते हैं। तो लिखना शुरू करेंगे खर्चों का नाम। शुरू कीजिए जल्दी से, शुरू कीजिए जल्दी से, मेरे साथ साथ हेडिंग बना करके लिखना। सबसे पहले लिखेंगे एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेज और चार्जेज। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेज और चार्जेज। दूसरा नंबर ऑफिस सैलरी। तीसरा नंबर लिखेंगे ऑफिस रेंट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब आप लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेज समझे थे तो मैंने क्या बताया था, क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। रॉ मटेरियल को खरीदने से लेकर के उसको लाने और फैक्ट्री में उसको प्रोसेसिंग करके फिनिश गुड्स बनाने तक जितने खर्चे होते हैं सब डायरेक्ट एक्सपेंस, यही बताया था मैंने। समझे जरा ध्यान से, समझे जरा ध्यान से। जब वो फिनिश गुड्स बन गया तब तक वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब बनने के बाद उसको बेचा जाएगा, तो अब बेचने के लिए जितना मैनेजमेंट होगा, जितना खर्चा होगा बेचने के लिए, फॉर सेलिंग, फॉर मैनेजमेंट, फॉर एस्टेब्लिशमेंट, जितना खर्चा होगा ऑफिस से संबंधित खर्चा, उसको बेचने के लिए खर्चा, कोई अगर फाइनेंस, अगर कोई लोन वगैरह लिए हैं तो उस पर इंटरेस्ट का खर्चा, कोई डेप्रिसिएशन लगाना है उसका खर्चा। कहने का अर्थ ये है मेरा कि सर एक बार जब फिनिश गुड्स बन गया उसके बाद उसको बेचने के लिए और बेचने के बाद भी जितने खर्चे होते हैं रिलेटेड टू ऑफिस, सारे के सारे खर्चे इनडायरेक्ट खर्चे कहलाते हैं। कौन से खर्चे कहलाते हैं? और उन्हीं इनडायरेक्ट खर्चों को 5 भागों में यहां पर बांटा गया है, जिसमें से पहला क्या है, एस्टैब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेज, कार्यालय तथा प्रबंध संबंधी व्यय। और उसमें हम लोग फटाफट सारे के सारे आइटम्स लिखने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी लिखो। ऑफिस रेंट के बाद लिखो ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट। उसके बाद लिखो लाइटिंग, बिना आवाज किए सभी लोग लिखेंगे जल्दी जल्दी। लाइटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अगला लिखेंगे पोस्टेज। ये देख रहे हो, सब ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है, फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं। फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा तो डायरेक्ट खर्चा कहलाएगा, ऑफिस से रिलेटेड खर्चा होगा तो इनडायरेक्ट खर्चा कहलाएगा। पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन चार्जेज, ऑडिट फी। आवाज नहीं करो बाबू, जल्दी जल्दी लिखो, समय कम है, लिखना ज्यादा है। जनरल और ट्रेड एक्सपेंसेज, जनरल और ट्रेड एक्सपेंसेज, ऑडिट फी, AUDIT, ऑडिट, ऑडिट फी, ठीक है। जल्दी करो। उसके बाद हम लोग दूसरा हेडिंग बनाएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। दूसरा नंबर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, बोलो तो। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? विक्रय तथा वितरण संबंधी व्यय। विक्रय तथा वितरण संबंधी व्यय। चलो तो जल्दी से अब इसके बारे में लिखेंगे हम लोग कि इसमें कौन कौन से खर्चे आ रहे हैं। जल्दी लिखो। लिखेंगे इसमें हम लोग हेडिंग बना के, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से खर्चे आते हैं। तो बेचने के लिए किया गया खर्चा है ना सर, वही ना कहा गया सेलिंग एक्सपेंस। तो बेचने के लिए खर्चा जैसे कि सेल्समैन का सैलरी, सेल्समैन सैलरी बेचने के लिए खर्चा हो रहा है। एंड उसका कमीशन भी हो सकता है, एंड कमीशन, एजेंट्स कमीशंस, एजेंट्स कमीशन और रिम्यूनरेशन, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद वेयरहाउस का रेंट। फास्ट लिखा करो, बात नहीं करो। वेयरहाउस रेंट, उसके बाद पैकिंग एक्सपेंसेज। बेचने के लिए मान लो पैक को करना पड़ता है ना जी, पैक वगैरह करके बेचेंगे ना। पैकिंग एक्सपेंसेज, कैरेज, कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज ऑन सेल्स। कुछ बेचते हैं तो कुछ पैसा डूब भी जाता है कभी कभी। बैड डेब्ट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अपकीप, अपकीप ऑफ व्हीकल्स, माने गाड़ियों का जो भी हम गाड़ी उड़ी रखे हैं माल बेचने के लिए, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ख्याल रखना है ना। माने रिपेयर वगैरह कराते रहना, वो भी इनडायरेक्ट खर्चा होगा क्योंकि बेचने के लिए ही तो हो रहा है ये सब। और वो खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। इंश्योरेंस भी उसी में आ जाएगा, इंश्योरेंस गाड़ियों का इंश्योरेंस है ना, जो गाड़ी हम रखे हैं बेचने के लिए, माल बेचने के लिए, उनका इंश्योरेंस। तो देखो अभी तक जितना खर्चा लिखे हैं, दो तरह के खर्च लिख दिए। पहला था एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंस और दूसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। और दोनों में अभी तक जितने भी आइटम्स हम लोगों ने लिखा है, इन सभी आइटम्स को ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम से भी जाना जाता है। अभी ऊपर बताए थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नंबर हेडिंग बनाइए जल्दी से। तीसरा नंबर हेडिंग क्या था बोलो? तीसरा नंबर हेडिंग क्या था? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तो जल्दी से लिखो हेडिंग, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को वित्तीय व्यय। क्या बोलते हैं? वित्तीय व्यय। वित्तीय व्यय, जल्दी करो। जल्दी से लिखो, वित्तीय व्यय में कौन कौन से व्यय आएंगे? लिखोगे जल्दी? जल्दी करो, चलो जल्दी से फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में लिखो। फाइनेंशियल एक्सपेंस में लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगला लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगला लिखो डिस्काउंट ऑन बिल्स,
मैंने वित्तीय प्रकार के फाइनेंशियल नेचर का कोई भी अगर एक्सपेंस या लॉस होता है तो उसको हम लोग फाइनेंशियल एक्सपेंस कहते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिस्काउंट ऑन बिल्स, डिस्काउंट अलाउड, एटसेट्रा। समझ गए बात? चलो जल्दी से अब चौथा नंबर हेडिंग बनाओ। यस, ज्यादा आइटम नहीं है, शुरू में ज्यादा आइटम था बस। एबनॉर्मल एक्सपेंसेज, या इसको और क्या बोलते हैं जी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बोलते हैं ना इसको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज। हिंदी में बोले तो क्या कहेंगे? असाधारण व्यय, असाधारण व्यय, या फिर अप्रचलित व्यय, अप्रचलित व्यय। जल्दी करो, जल्दी करो। और इसके अंतर्गत आइटम्स लिखना शुरू करो। पहला हो जाएगा लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। अगला लिखो लॉस बाय थेफ्ट। समझ रहे हो? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। समझ गए? लॉस इन ट्रांजिट, माने ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट का मतलब ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में लॉस हो गया, एटसेट्रा। चलो लास्ट लिखो जल्दी से, डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेज। लास्ट क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेज, पांचवा नंबर, डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेज। हिंदी में बोले तो ह्रास एवं, ह्रास कैसे लिखते हैं जी? ह में आधा र की मात्रा है ना, ध्यान रहे, ह्रास एवं अन्य व्यय। चलो जल्दी से हेडिंग बना लो, और हेडिंग बनाने के बाद इसमें आइटम्स लिखो। एक आइटम तो पहला ऐसे ही दिख रहा है कि सर डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन। अगला लिखो ट्रेडिंग एक्सपेंसेज, अदर एक्सपेंस में आ जाएगा ये ट्रेडिंग एक्सपेंसेज। चैरिटी, सन्ड्री एक्सपेंसेज, एटसेट्रा। समझ के बाद तो ये रहा आपका पांचों एक्सपेंस। और आप सभी को एक होमवर्क देते हैं, आप सभी ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस लिख के लाइएगा। आपके हिंदी मीडियम बुक में पेज नंबर 565 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 565। इंग्लिश मीडियम बुक में चेक कर लीजिएगा पेज नंबर कौन सा है, डिफरेंस देखना, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। होमवर्क के रूप में करके लाइएगा। पेज नंबर कौन सा है? 500। इंग्लिश मीडियम बुक में पेज नंबर 500 और हिंदी मीडियम बुक में पेज नंबर 565। इंग्लिश मीडियम बुक में पेज नंबर 500 और हिंदी मीडियम बुक में पेज नंबर 565। डिफरेंस लिखा हुआ है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच अंतर क्या है वो लिख के लाना है आपको घर से। होमवर्क समझ में आया? तो चलिए आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।